हम लोग बैक्टीरिया का स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया ये बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल लिविंग पार्टिकल को एनिमलक्यूल कहते हैं। ये हर जगह मिलते हैं। पहली बात ये है कि इनका ओरिजिन बहुत पहले हुआ था इस यूनिवर्स में। 3.5 बिलियन ईयर्स पहले 3.5 अति सूक्ष्म जीवाणु की उत्पत्ति हुई थी। बहुत सारे प्रमाण इसके मिले, फॉसिल्स। उनके स्टडी से ये पता चला कि ये इतना पहले इनका ओरिजिन हुआ था। अब बात ये है कि इस अर्थ की ही ओरिजिन 4.6 बिलियन साल पहले हुई और शुरुआत में तो वो आग का गोला था। बाद में उसको ठंडा होने में करीब 1 बिलियन ईयर्स लगे और उसके बाद जो शुरुआती जीव उत्पन्न हुआ वो बैक्टीरिया, वायरस, यही दूसरा वायरस पहले, उसके बाद बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई सबसे पहला। अब बात यह है कि उत्पत्ति हुई तो ओरिजिनल कौन सा मटेरियल था जिसने बैक्टीरिया के ओरिजिनेशन में, इवोल्यूशन में वो बेस का काम किया। तो उसके लिए पाया गया रिसर्चर्स के द्वारा कि आरएनए हुए थे। राइबोज न्यूक्लिक एसिड पहले बना था और यही बाद में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस बैक्टीरिया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार माना गया। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन का, ढेर सारे प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते गए और नए नए जीवाणुओं की उत्पत्ति हुई। बैक्टीरिया 3.5 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन और 1 मिलियन बराबर 10 लाख साल। इतना पहले बिलियन, 3.5 बिलियन साल पहले बैक्टीरिया की उत्पत्ति मानी गई है, पाई गई है। और ये यूनिसेलुलर माइक्रो लिविंग पार्टिकल होते हैं बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर होते हैं और इनसे हम लोग वायरस में पढ़े थे कि वो भी माइक्रोब है, अति सूक्ष्म है। वो भी इसी पीरियड में इवॉल्व हुआ, ओरिजिन उसका भी इसी पीरियड में हुआ था, लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं थे। यहाँ सेल वॉल बैक्टीरिया में मिलता है। ये एडवांस कैरेक्टर है वायरस से। और इसका अध्ययन सबसे पहले, इसकी खोज 1652 to 72 के पीरियड में एक साइंटिस्ट थे एंटनी वान
एंटनी वान लीवेनहार्ट, एंटनी वान लीवेनहार्ट, इन्होंने सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप के द्वारा वाटर ड्रॉपलेट में ढेर सारे सूक्ष्म छोटे छोटे जीवाणुओं को देखा, जिन्हें इन्होंने बैक्टीरिया कहा। छोटे छोटे लेंस से देखने पर भी ये दांत की गंदगी को देखने पर ये साफ दिखाई पड़ते हैं, डॉट डॉट दिखलाई पड़ेंगे। इनका डिटेल्ड स्टडी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है, इंटरनल तो दिखलाई नहीं देगा, लेकिन लेंस से ये छोटे छोटे जीवाणु के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, बैक्टीरिया। एंटनी वान लीवेनहार्ट ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की और उसके बाद एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के लुई पास्चर, इनका पीरियड था 1822 to 92 के पीरियड में लुई पास्चर ने जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के सड़ने गलने, साग सब्जी, मुरब्बा, अचार, चमड़े के वस्तु, इनके गलने सड़ने के कारक फैक्टर का पता लगा रहे थे। उसी टाइम इन्होंने बैक्टीरिया की स्टडी की लुई पास्चर ने, और खोज किया कि किसी भी वस्तु के, ऑर्गेनिक वस्तु के, साग सब्जी इत्यादि के, ब्रेड, चमड़े के वस्तु के, पौधे, जानवर, मृत जानवर, इसके डिग्रेडेशन के लिए, इनको सड़ाने के लिए जो जीवाणु रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। पास्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसमें खासकर संसार भर के वैज्ञानिक, बैक्टीरियोलॉजिस्ट खासकर उसमें रिसर्च करते रहते हैं और बैक्टीरिया के नेचर की, उसके बेनिफिशियल इफेक्ट की और हार्मफुल इफेक्ट्स का स्टडी किया जाता है। बहुत एडवांस सेंटर है पास्चर इंस्टीट्यूट। पास्चर ने ईस्ट सेल्स का स्टडी किया, ढेर सारे माइक्रोब्स की इन्होंने स्टडी की, उनके इफेक्ट्स की स्टडी की। इन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस के बारे में बतलाया, जिसमें किसी भी खासकर मिल्क इत्यादि को जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पर इन्होंने गर्म किया और उसके बाद चिलिंग इफेक्ट बहुत लो टेम्परेचर में ठंडा कर दिया। उसके बाद देखा कि वो लिक्विड बैक्टीरिया फ्री है, जिस क्रिया को पास्चराइजेशन कहा जाता है। पास्चराइजेशन जो बाजार में सुधा मिल्क या जो भी मिल्क मिलता है, ओसाम वगैरह कई एक नाम से मिल्क मिलते हैं, उस सब के सब पास्चराइज्ड होते हैं, बैक्टीरिया फ्री होते हैं, बैक्टीरिया फ्री होते हैं। लुई पास्चर। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने बीच में काम किया, कोच वगैरह ने, एंथ्रैक्स, जिसमें एनिमल्स में गलघोटू रोग उसको कहते हैं, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया की खोज की उन्होंने, कोच ने, रॉबर्ट कोच ने। और
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हुए। इनका पीरियड था 1929। इस साल इन्होंने पेनिसिलिन, एक फंगस होता है पेनिसिलियम, उसी से उसका एक्सट्रैक्ट इन्होंने लिया और उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट था वो एंजाइम बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरिया की तरह काम करने लगा। पेनिसिलिन उसका नाम दिया गया उस एंजाइम को, एंटीबायोटिक को, और उसको एंटीबायोटिक कहा गया क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ को खत्म कर देता है और उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। एंटी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक कहा जाता है, उस दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं। कहीं घाव हो जाना या किसी जीवाणु के चलते फीवर हो जाना, कफ हो जाना, किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, टीबी हो जाना या लेप्रोसी हो जाना, ये जितने भी हैं बैक्टीरिया, कॉलरा हो जाना, ये सब जितने बैक्टीरियल डिजीजेज हैं या प्लांट में ढेर सारे डिजीज हैं जिनसे कि पौधा बर्बाद हो जाता है, यील्डिंग खत्म हो जाती है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है उस बीमारी से पौधे को और एनिमल को फ्री करने के लिए। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया पेनिसिलिन। ये एक दवा है जो एंटीबायोटिक का काम करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है पेनिसिलिन। यही शुरुआती दौर से लेकर रिसेंटली अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पीरियड है। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियोलॉजी की महत्ता बढ़ गई है, इम्पोर्टेंस हो गया। ढेर सारे एंजाइम्स खोजे जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, ढेर सारे उनसे केमिकल्स निकाले जा रहे हैं, बहुत सारा बेनिफिशियल इकोनॉमिकल गेन हो रहा है। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया होते कहाँ, ये हर जगह ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है कि इस यूनिवर्स में हर जगह, समुद्र में 3 किलोमीटर नीचे तक से लेकर हिमालय के 8,000 साढ़े 8,000 मीटर पीक तक ये मिलेंगे। बहुत हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, बहुत -डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस वगैरह में मिल जाते हैं, ये हर जगह मिलते, सीवेज में मिल जाते हैं, एनिमल के बॉडी पर मिल जाते हैं, एनिमल के अंदर इंटेस्टाइन में वर्तमान रहते हैं। हजारों प्रकार के बैक्टीरिया हम लोग के शरीर के अंदर रहते हैं, कुछ ऊपर में रहते हैं, उसमें कुछ हार्मफुल रहते हैं, कुछ इनर्ट पड़े रहते हैं, ऐसे ही वो अपना न्यूट्रिशन के लिहाज से जब हार्मफुल हो जाते हैं तब उनके लिए एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किया जाता है। वैसे वो इनर्ट पड़े रहते हैं बैक्टीरिया, ये होते हैं बहुत ही रेसिस्टेंट, इनका नेचर होता है, ये जल्दी मरते नहीं, खत्म नहीं होते। अब हम लोग देखेंगे कि ये हर जगह पाने वाले कि ये माइक्रोस्कोपिक जिनका साइज होता है 10 माइक्रोन तक, 2 to 10 माइक्रोन के इनका साइज होता है, बॉडी साइज। इनका बॉडी होता है रॉड लाइक, इसको कहते हैं बैसिलस, माइक्रोबैसिलस, बैसिलस। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैसिलाई होते हैं, इस प्रकार के रॉड शेप। एक शेप होता है कोकस, ये स्फेरिकल होता है, ये सबसे छोटा है, ये 2 माइक्रोन का, ये सबसे बड़ा
10 माइक्रोन तक के हो सकते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। ये इनका साइज होता है, इतना माइक्रोस्कोप ये होते हैं। अब इतने ये सब इनके वैरायटी शेप होते हैं। ये रॉड सेपेट होता है, कोक्साई हो सकते हैं, या ये एस्पेरिलम हो सकते हैं, ये कॉमा लाइक हो सकते हैं। इनका सेल का एग्रीगेशन हो सकता है आपस में, ये चेन की तरह हो सकते हैं, चेन की तरह हो सकते हैं। ये देखने में माइक्रोस्कोप में इतने प्रकार के मिलते हैं, इनके शेप्स होते हैं। ये इनका साइज है, ये इनका साइज माइक्रोस्कोपिक साइज। अब बैक्टीरिया का जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया 1931 में, रुस्का ने उसका आविष्कार किया। नाउल और रुस्का दो आदमी थे, दोनों मिल करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे कई लाख गुना बड़ा करके इन जीवाणुओं को देखा जाता है और उनके इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी किया जाता है। उनके द्वारा सिक्रेटेड एंजाइम्स इत्यादि की स्टडी की जा सकती है, उसका इफेक्ट का स्टडी किया जाता है। बैक्टीरिया का जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा गया तो देखा गया कि एक बाहरी वाल होती है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। इसको कहा जाता है सेल वाल। सेल वाल, इस सेल वाल के अंदर एक लेयर होती है, एक लेयर होती है प्लाज्मा लेयर कहती है। ये भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई प्लाज्मा लेयर। क्योंकि ये प्रोकैरियोट होता है, हम लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, वायरस, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ मेंबर्स, साइनोफाइसियन मेंबर्स, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक एनिमल, so it possesses no definite nucleus with nuclear membrane and no other organelle is bound by a layer is found inside the cell of bacterium। कोई चीज नहीं मिलता, ये बहुत सिंपल अंदर से रहते हैं। ये प्रिमिटिव एनिमल और लिविंग बॉडी है, इसके अंदर एक न्यूक्लियर मटेरियल होती है। न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए होता है जो क्रोमैटिन के मॉलिक्यूल्स से अरेंज होते हैं आपस में बीच में। यही न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसको कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का काम तो डिवीजन की बात ये करते हैं। यहाँ भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जैसे बड़े बड़े जीव में होता है, प्लांट में, एनिमल। लेकिन होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है बड़े बड़े एनिमल्स में, प्लांट्स में, जिनको हम लोग ये प्रोकैरियोटिक है। और आगे वाला जो एडवांस्ड कैरेक्टर है जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ऐसा नहीं होता है इसमें बैक्टीरिया, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक है, यह प्रोकैरियोटिक है। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन मटेरियल्स, जहाँ शुगर, फास्फेट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन होता है, यहाँ डीएनए का पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, और इसको कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस या क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन मॉलिक्यूल्स ये डीएनए के फॉर्म में होते हैं। डीएनए इसी क्रोमैटिन मॉलिक्यूल्स के रूप में डीएनए होता है।
और इसके अंदर कुछ वैक्यूल्स मिलते हैं, वैक्यूल्स मिलते हैं, जिसके प्रोटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं। और कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं जो ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, यहाँ ग्लाइकोजन फूड रिजर्व ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन और कोई खास इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होती। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सो कुछ आउट ग्रोथ करके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसको कहते हैं मीसोजोम, मीसोजोम। हम लोग जानते हैं। और एक बाहर से लेयर होती है इसमें, स्लाइम लेयर, जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, यही कैप्सूल बहुत टफ होता है और इस बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म को, इस प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट से एडेप्टेशन में हेल्प करता है कैप्सूल। और इसमें सेल वॉल से कुछ फ्लैजिला निकलते हैं जो इनके मूवमेंट में हेल्पिंग होते हैं। ये फ्लैजिला यही इनका स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। ऐसा ही ये दिखाई पड़ते हैं। ये माइक्रोस्कोप में, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा ही दिखाई पड़ते हैं। ये जो मीसोजोम्स हैं इनको समझा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह काम करते हैं रेस्पिरेशन में, एटीपी के जनरेशन में, एनर्जी के जनरेशन में। अब बात हो गई कि ये बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या। हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया मुख्यतः ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार के, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये अपना एनर्जी सिंथेसिस कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरियल, किन्हीं बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरियल क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो अपना फूड सिंथेसिस ग्लाइकोजन के रूप में करते रहते हैं। और कुछ केमिकल्स के थ्रू, केमिकल्स के ऑक्सीडेशन करके एटीपी जनरेट कर लेते हैं जो इनके विभिन्न फंक्शंस को परफॉर्म करने में सहायता करता है। सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है, ये जिंक है इत्यादि को ये ऑक्सीडाइज करते रहते हैं और उनसे अपना एनर्जी लेकर फंक्शन पूरा करते रहते हैं, लाइफ फंक्शन को ही पूरा करते हैं बैक्टीरिया। और कुछ जो है तो सिम्बायोटिक होते हैं, वो जैसे नोड्यूल्स जो होते हैं, खासकर लेगुमिनेसी दाल फैमिली, जो हम लोग दाल खाते हैं, चना है, अरहर है, मसूर है, उनके रूट में ये प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोमोनास वगैरह बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर, ये उनके रूट में रहते हैं और रूट में ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं रूट से अपना न्यूट्रिशन, और बदले में उसको नाइट्रोजन सप्लाई करते रहते हैं रूट को, जो सिम्बायोसिस दोनों को लाभ होता है। उस स्थिति में भी बैक्टीरिया रहते हैं, ऑलवेज हार्मफुल नहीं होते। अब बात है कि बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, एनिमल से ले लेंगे खाना, आपको बीमार कर देंगे, आपका सेल का रिजर्व फूड को ये एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट से लेंगे, प्लांट में भी वही बात डैमेज करेंगे, अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, वो पैरासाइटिक होते हैं। और कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं जो सड़े गले फूड को सड़ाते हैं,
फ्रूट को सड़ाते हैं, वेजिटेबल्स को सड़ा देते हैं, ये लेदर मटेरियल्स को बैग्स, शूज इत्यादि पर अटैक कर खराब कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं और अपना उससे एनर्जी ले लेते हैं, फूड ले लेते हैं। वो हेटरोट्रॉफिक उनका भी नेचर होता है। कुछ एरोबिक होते हैं, कुछ अनएरोबिक होते हैं। बैक्टीरिया आर्किया वगैरह जो इनका ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसके मेंबर्स जो है उनको ऑक्सीजन की वैसी कोई आवश्यकता नहीं होती, वो इन्वायरमेंट में इनर्ट फॉर्म में पड़े रहते हैं। लेकिन उनसे एडवांस फॉर्म है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया जो है सो एरोबिक भी होते हैं और मोस्टली एरोबिक ही होते हैं, मोस्टली एरोबिक होते हैं। ये रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन का फंक्शन यही मीसोजोम द्वारा पूरा किया जाता है। इनका ये हिसाब है। इनका रिप्रोडक्शन देखा जाता है कि आखिर इनकी संख्या कैसे बढ़ती है। जैसे बैक्टीरिया से जब इन्फेक्शन हो जाता है तो आदमी डल हो जाता है, पड़ जाता है। अगर इलाज न हो समय पर तो मर भी जाता है। कोरोना से बहुत लोग पहले मरा करते थे। टीबी से आज भी लोग जिनको हो जाता है, अगर दवा नहीं होती है तो वो आज भी, हालांकि आजकल तो सरकार दवाएं बांट रही है, बशर्ते कि आप जाएं हेल्थ सेंटर में और उनको दिखाएं कि भाई हमको खांसी हो रही है 3 महीने से, हमको ये चलने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, तो वो समझ के फ्री में दवा मिलती है टीबी की। लेप्रोसिस जो हाथ सड़ जाता है उसमें देखिएगा कि बैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा वो होता है। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है जो इनहेल करने के बाद वो लंग्स को डैमेज करने लगता है, उनका नेचर है। जैसे अबर भी कोविड-19 में हुआ कि लंग्स से ही इफेक्टेड हुआ, सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगी। वो कोविड-19 था, वो वायरस था, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। और वो इनहेल होने के बाद जिनको भी इनहेल हुआ उनका लंग्स डैमेज कर गया और बहुतों को तो लंग्स बदलना पड़ा। क्योंकि होता क्या है कि एक नॉर्मल लंग्स जो होते हैं वो 6 से 700 करीब ग्राम के होते हैं नॉर्मल आदमी के। लेकिन जब कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वो हो जाएगा करीब 1500 ग्राम का। तो अस्टोनी सेल्स हो जाते हैं। अस्टोनी हो जाएगा तो पंपिंग की क्रिया चेक होने लगती थी, इसीलिए ऑक्सीजन की मारामारी हुई। आप लोगों ने देखा ही, सांस लेने में लोगों को दिक्कत होने लगी, बहुत से लोग खत्म हो गए कोरोना के चलते। तो लंग्स, ये जो बैक्टीरिया जब जो एडवांस्ड है वायरस से, इसके द्वारा जो बीमारी होती है उसमें मुख्य है कोरोना और मुख्य है टीबी, मुख्य है ये लेप्रोसिस जो सड़ा देता है आदमी को। अगर दवा नहीं होगी आदमी सड़ के मर जाएगा। और टीबी में भी खांसते खांसते लंग्स खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और कोरोना में लूज मोशन होगा तो वैसे डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। तो वैसी स्थिति में एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। और इनका जो संख्या जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो वो केवल असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें बर्डिंग से, इनमें फ्रीजन से एक प्रोसेस है फ्रीजन। इस फ्रीजन में क्या होता है कि इनका प्रोटोप्लाज्म बीच में आ जाता है और ये धीरे धीरे एक सेल से दूसरे सेल में बन जाते हैं। ये पेरेंट सेल है बैक्टीरिया का और ये डॉटर सेल्स है। ये पेरेंट सेल, पेरेंट बैक्टीरियम सिंगल, बैक्टीरियम एक को बैक्टीरियम सिंगल पेरेंट बैक्टीरियम। इसमें जब डिवीजन होगा, फ्यूजन होगा तो ये दूठो डॉटर बैक्टीरिया बना देंगे। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ जाती है। ये रिप्रोडक्शन का बहुत ही कॉमन तरीका ये होता है। और स्पोर्स के रूप में जब फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा तो इनमें स्पोर्स बन जाता। होता क्या है कि एक बैक्टीरियम के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं, बैक्टीरिया सब बीच में आ जाते हैं और ये जो कैप्सूल है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है
और ये बाहरी इफेक्ट्स को झेल लेता है, और जब फेवरेबल वातावरण इन्वायरमेंट आता है, इनको रिक्वायर्ड टेम्परेचर, वाटर और कार्बन, 3 चीज चाहिए डेवलप करने के लिए खासकर। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो इनको मिल ही जाता है, इनमें 90% वाटर कंटेंट होते हैं और बाकी मटेरियल 10% होते हैं बैक्टीरिया में। तो ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर है, एंडोस्पोर बनाकर अनफेवरेबल कंडीशन में ये कोएगुलेट कर देता है इनका प्रोटोप्लाज्म एंडोस्पोर, और बाद में ये फिजन द्वारा डिवाइड होकर फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये कैप्सूल डिजोल्व करते हैं, सेल वॉल डिजोल्व करता है, ये बाहर निकलते हैं और इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब है कि इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जब देखा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता नहीं है, लेकिन एस्केरिसिया कोलाई एक है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में मिलता है बैक्टीरियम, उसमें देखा है कंजुगेशन। एक बैक्टीरियम डिफरेंट ये स्ट्रेन के बैक्टीरियम के साथ मिलता है और उसमें अपना ये जो डीएनए है तो छोड़ देता है, और ये डीएनए वहाँ जाकर वो गेस्ट के डीएनए के साथ मिलकर यहाँ रेप्लिकेशन करते हैं और कुछ पार्ट इनका मॉडिफाई कर जाता है। हालांकि मॉडिफाई करने के बाद एज सच रहता है, फिर इनमें डिवीजन नहीं होता। इस प्रकार कंजुगेशन एक प्रोसेस है जो कॉमनली इनमें मिलता है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको माना जाता है कि इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया in the form of conjugation, sexual conjugation between 2 strains of bacteria। यहाँ जब मिलते हैं तो ये होता है। ऐसे कभी बर्डिंग हो जाता है, जैसे ये जो अस्पाइरिलम है, ये बैसिलस है, फॉर्म हेरोड सेबेड, उसमें कभी कभी बर्डिंग हो जाती है, बर्डिंग हो जाती है। और ये बर्ड्स जो है हर एक में डीएनए मटेरियल रहता है और ये भी इफेक्टिव होते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जाती है बैक्टीरिया की। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे इसका बेनिफिशियल बैक्टीरिया से लाभ क्या क्या होते हैं और इनसे हानियाँ क्या क्या होती हैं। थैंक यू।